नमस्कार दोस्तों, दिल ना उम्मीद तो नहीं है, ना काम ही तो है। मानना है लंबी है गम की शाम, पर शाम ही तो है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी की। 26 मार्च को पूरी दुनिया भर में एपिलेप्सी यानी पर्पल डे मनाया जाता है। इस डे को मनाए जाने का जो मेन मोटिव और मकसद है, लोगों को एपिलेप्सी बीमारी के प्रति जागरूकता लाना है। दोस्तों, कहा जाता है हमारे ब्रेन में जब कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है और बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। बार बार अगर ऐसा होता है तो इसे एपिलेप्सी कहा जाता है, यानी मिर्गी का दौरा। मिर्गी का दौरा किसी को भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। इसका इलाज कितना ज़रूरी होता है, इलाज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब किसी को दौरा आ रहा है तो उसकी हेल्प कैसे की जाए। इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे स्टूडियो में मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर BR कुंडल जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। सर, आज पूरी दुनिया भर में जो पर्पल डे मनाया जा रहा है, समझना चाहेंगे कि इस डे को मनाए जाने का जो मोटिव है वो क्या है। ये जो पर्पल डे है, सबसे पहले कनाडा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2008 में 26 मार्च को। ये इसलिए स्टार्ट किया कि जैसे एपिलेप्सी होती है, तो एपिलेप्सी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा लोगों को स्टिग्मा है, मिथ्स हैं और कुछ टैबूज हैं। लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं किस वजह से है, कोई पुराने जन्म का कोई पाप है, ऐसा है जी। तो इसको इसलिए स्टार्ट किया था कि जो पेशेंट है और उसके जो अटेंडेंट्स हैं और पूरी सोसाइटी, पूरा कंट्री ये समझे कि ये चीज़ क्या है। उसको सबसे पहले वो समझे कि ब्रेन क्या है, ब्रेन है तो ब्रेन में कैसे होता है और एपिलेप्सी क्या डिजीज़ है और इसका ट्रीटमेंट कैसे है और इसके साथ जो अटैच्ड स्टिग्मास हैं वो क्या क्या है। इसलिए इसे स्टार्ट किया गया था डिटेल में बताने के लिए कि कहीं ना कहीं लोग जो समझ जाएं, इसको एक स्टिग्मा के तौर पर ना लें लोग इसे सर, क्योंकि अक्सर इन लोगों के साथ थोड़ा सा ना डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बच्चों को है, तो बच्चे वहाँ पे देखा जाता है, सोसाइटी में, समाज में, जहाँ तक कि इनकी मैरिज में भी जो है वो दिक्कतें आती हैं। नौकरी अगर ये लोग करते हैं तो वहाँ पर भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्या वो देखी जाती है। तो समझना होगा जी, एक बीमारी है, इसका इलाज है और जो पूर्णतः ठीक हो सकती है। सर, समझना चाहेंगे आपसे कि एपिलेप्सी का जो दौरा होता है, एपिलेप्सी जो है आने का कारण क्या रहता है। सर, सबसे पहले तो ये देखना है कि पहले अगर सब ये जो भी इसमें कंसर्न लोग हैं उनको ये समझना है कि ब्रेन क्या है। ब्रेन एक करंट हाउस है। हमारे दिमाग के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। वो न्यूरॉन जो हैं वो डायनमो होते हैं हमारे शरीर के, जहाँ वहाँ से करंट शुरू होता है। जैसे मैं सोच रहा हूँ मैंने जो हाथ हिलाना है, तो पहले वहाँ से करंट आएगा मेरे दिमाग में स्पाइनल कार्ड से और नर्व्स के थ्रू, जहाँ आके मेरा हाथ हिलाएगा। अब उसमें अगर करंट में कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो ज़्यादा हो जाता है करंट, तो फिर से ज़्यादा तेज़ी से हिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि फिर आदमी बेहोश भी हो जाएगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, उससे मुंह से झाग आएगी, गिर जाएगा और तरह तरह के इसके जो सिम्टम होते हैं, जिस एरिया में प्रॉब्लम होगी उसी तरह के इसके सिम्टम होंगे। तो इस तरह से इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि दिमाग के अंदर जैसे किसी को चोट लग गई है, कोई इन्फेक्शन है, जैसे कोई टीबी की इन्फेक्शन है, जैसे दिमाग में कोई कीड़ा चला गया है तो उसकी वजह से है, और जैसे कोई दूसरी तरह की इन्फेक्शन है जहाँ जेनेटिक होता है, ये जेनेटिक होता है, इन्फेक्शंस होती हैं, उसके साथ में ट्रामा होता है, जैसे कोई चोट लग गई है। इस तरह के तो बड़े सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे जिसकी वजह से ये सारा शुरू नर्व होता सिस्टम है, को इफेक्ट करते हैं जी, और हमें दौरा जो है वो आना शुरू हो जाता है। सर, अब सीजर, बच्चों को बुखार में कई बार सीजर आते हैं। सीजर और जो दौरा होता है उसमें डिफरेंट क्या रहता है, लक्षण कितने डिफरेंट रहते हैं? क्योंकि कहा जाता है जो एपिलेप्सी होती है उसका जो ट्रीटमेंट होता है लक्षणों के आधार पे होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई दौरा आ रहा है तो लक्षण को जानना कितना इंपॉर्टेंट होता है? इसका यही होता है कि ये कारण देखना होता है हमें कि किस कारण हो रहा है। अगर तो कोई टेम्परेरी कारण है, जैसे किसी आदमी का कोई सोडियम कम हो जाता है, किसी को टट्टियाँ उल्टियाँ लगती हैं, सोडियम कम हो सकता है, उसको भी दौरा आ सकता है। किसी आदमी को नींद नहीं आ रही है 2-3 दिन के लिए, उसको भी दौरा आ सकता है। जैसे बच्चों को बुखार हुआ है तो बुखार के दौरान दिमाग में कई बार बुखार चढ़ जाता है, वो दौरा हो जाता है। इसको हम, जो पहली बार 1-2 बार हो रहा है उसको हम सीजर बोलते हैं। जब वो बार बार हो रहा है, जब उसके अंदर जो काज है, जब जो कारण है वो एस्टेब्लिश हो गया है कि ये परमानेंटली इसके अंदर कोई टीबी का निशान है, जहाँ दिमागी कीड़े का निशान है, जहाँ चोट लग गई है, जैसे एक्सीडेंट होने के बाद चोट लगी है, जहाँ इसको जेनेटिक है, जैसे फैमिली में भी होता है, कोई 5-10% ऐसे केस होते हैं वो फैमिली में चलते रहते हैं। करते हैं। जी,
तो इनको इस तरह से देख के कि ये कारण क्या है, फिर हम उसको सीजर और एपिलेप्सी सिंड्रोम में क्लासिफाई कर देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं उसका जो इलाज होता है फिर वो शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि ये किस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। जैसे अगर किसी को बुखार हुआ है या किसी को कहीं टीबी हुई है छाती में तो वो दिमाग में चढ़ गई है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो उस तरह से हम टेस्ट कराते हैं। जैसे सबसे पहले टेस्ट हम कराते हैं दिमाग का, कि सीटी स्कैन कराते हैं कि दिमाग का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। उसके बाद एक ईईजी टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं दिमाग का करंट का टेस्ट होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम करंट में चेंजेस आ रही हैं, फिर उसके साथ में एक बीडीयूजी टेस्ट होता है कि एक पूरी डायग्नोसिस की मोडेलिटीज होती है कि किस तरह से रखना उसके है। बाद पेशेंट का वीडियो बनाते हैं, जहाँ एक दो दिन के लिए रखते हैं कि उसको दौरा पड़ रहा है तो कहाँ से पड़ रहा है। और फिर एमआरआई टेस्ट होता है और इससे एडवांस्ड टेस्ट भी होते हैं। लेकिन ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमें देखना होता है। जहाँ हमें मिल जाए कि ये कारण है तो वहाँ पे हम देख के फिर उसको ट्रीटमेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आप स्टिग्मा की बजाय या इधर उधर की सोचने की बजाय कि इसको बाहर का है अंदर का है, देसी इलाज करना है, ये करना है, आप उस पर कंसंट्रेट करो। और 95% जो पेशेंट्स होते हैं वो दवाई से ठीक हो जाते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो 100 में से 75 पेशेंट तो ऐसे ही घूमते रहते हैं कि नहीं ये होगा सर, वो आपने होगा। बार बार ये बात करी तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज में अव्वल रहता है हमेशा, क्या जहां आज भी जागरूकता की कमी है, लोग इस बीमारी को लेकर दाएं बाएं घूमना शुरू कर देते हैं? जी जी है, लेकिन अवेयरनेस भी काफ़ी हुई है। काफ़ी पेशेंट जो है ना हॉस्पिटल्स में आते हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। क्योंकि थोड़ा सा जो काफ़ी हिली एरिया है वहाँ थोड़ी जागरूकता कम है, लेकिन वो भी पेशेंट आते हैं। एक बार वो पेशेंट किसी अच्छे डॉक्टर खास करके न्यूरोलॉजिस्ट के कंटेक्ट में आ जाते हैं, वो अगर अच्छी तरह से उनको समझाता है तो वो पूरा इलाज करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, अवेयरनेस जो है बढ़ी है। मैम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब व्यक्ति को दौरा आ रहा है तो उसकी जो हेल्प की जाए, हॉस्पिटल जाने से पहले जो हेल्प होती है, क्योंकि दौरा कुछ क्षणों का हो सकता है, कुछ मिनट का हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, अक्सर जब कोई बेहोशी आती है, जहाँ कोई मूवमेंट होती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसके हाथ बाजू पकड़ने की कोशिश की जाती है, पानी पिलाने की कोशिश की जाती है। तो डू एंड डोंट्स क्या है जब दौरा आ रहा है सर? उसमें यही है कि सबसे पहले देखना होता है कि पेशेंट को पहले से पता है इसके बारे में। एक तो होता है डायग्नोस्ड इस्टेब्लिश केस, एक वो है पहली बार हो रहा है। पहली बार जिनको हो रहा है उनको तो थोड़ा मुश्किल होता है कि समझाना कैसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कुछ भी, वो तो जो सुना होगा उसी तरह से चलेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पेशेंट डॉक्टर के कंटेक्ट में, न्यूरोलॉजिस्ट के कंटेक्ट में आ गया, उसके बाद जो दौरा होता है वो उनको हम समझा सकते हैं कि जैसे जो दौरा हो रहा है पहले तो उस पेशेंट को ऐसी जगह पे ना छोड़ें, जैसे अकेली जगह पे, जैसे मकान के ऊपर अकेला ना छोड़ें, स्विमिंग पूल के पास नहीं छोड़ें, उनको गाड़ी ना चलाने दें, कहीं रोड पे ज़्यादा पता नहीं होता ना कब शुरू हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ है, अब उनको पता है उसके अटेंडेंट्स को, तो उनको हम समझा सकते हैं कि जैसे दौरा हो गया घर में है, उसको आराम से एक साइड पे लेटा दीजिए, उसके जो टाइट कपड़े हैं वो उतार दीजिए, उसका आस पास कोई शार्प चीज़ हो पड़ी हो, जैसे कोई ज़्यादा फर्नीचर पड़ा हो या उस तरह की कोई चीज़ पड़ी हो, उसको हटा दीजिए और उस पर मॉनिटर कीजिए और कोई भी चीज़ करने की कोशिश नहीं कीजिए। कोशिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसको उल्टी हो रही है तो वो मुंह से बाहर आ जाए एक साइड पे, और उसके बाद वो अपने आप ज़्यादातर जो है दौरा रुक जाता है। ओके, तो सर इमरजेंसी कब माने? अगर दौरा आ रहा है और वो नहीं रुक रहा है, कितने समय तक का जो दौरा होता है वो रुक जाना चाहिए सर? देखिए, ज़्यादातर तो 99% दौरे रुक जाते हैं, मतलब कि इससे भी ज़्यादा कुछ परसेंट दौरे बच्चों मतलब पेशेंट को होते हैं जो नहीं रुकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। वो आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक अगर दौरा चल रहा है, इसका मतलब वो आगे भी चलेगा, ऐसा है। क्योंकि ब्रेन जो अपना एडजस्टमेंट करता है ऑटोमेटिकली, वो तो विद इन 2-3 मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट्स कर लेता है। उसके बाद अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ब्रेन के। तो उसके बाद तो वैसे तो हर तरह की जो इमरजेंसी होती है, अगर 1 मिनट के लिए भी हो रहा है, 1 सेकंड के लिए भी हो रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जाए और वहाँ पे ट्रीटमेंट ले, इन्वेस्टिगेशन कराए। फर्स्ट टाइम आ रहा है दौरे के बाद उनको हॉस्पिटल में इवैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जब इलाज की अगर बात की जाती है तो इलाज क्या उसकी स्टेज पर, उसके टाइप्स पर डिपेंड करता है कि इलाज कितना ड्यूरेशन क्या रहेगी? हाँ, उसमें अलग अलग रहता है।
कि उसका कारण क्या है। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे एक डिजीज़ होती है उसमें माइक्लोनिक एपिलेप्सी, वो ज़्यादातर लंबा चलता है। उसमें लाइफ लॉन्ग ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, हल्की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि उसका ब्रेन सारा ही हाइपर एक्साइटेबल होता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें ब्रेन में करंट अपने आप आता है और अपने आप कम हो जाता है। तो दूसरा फिर देखना है कि अगर चोट लगने से हुआ है, दिमाग में कोई कीड़ा है, टीबी है, जहाँ किसी वजह से कोई सोडियम कम हो गया है, जब बच्चे को बुखार हुआ है, उसको डाउन करना है। तो ये सब जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो दौरा अपने आप कम हो जाएंगे, उस कारण कम हो जाएगा और दौरे की दवाइयाँ प्रॉपर चलेंगी तो अपने आप दौरे जो है कम हो जाएंगे। सर, ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं लंबा चलता है, अगर कोई डोज मिस हो जाती है तो उसे स्किप कर देना चाहिए या फिर से ले लेनी चाहिए सर? जी, उसमें जैसे उनको स्किप हो गई है, याद जैसे आता है, तो वो जरूरी नहीं है कि शाम को 8 बजे खानी है। तो अगर वो 10 बजे भी खा लेंगे, 11 बजे भी खा लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो इतना तो हाफ लाइफ ड्रग का होता है कि वो अंदर असर कर रही होती है पहली वाली डोज। जी सर, बच्चों को अगर दौरे आते हैं तो स्कूल में बताना कितना ज़रूरी होता है ताकि जो टीचर्स हैं, जो उसके क्लास टीचर है, उसकी हेल्प कर सके अगर कहीं दौरा आ जाता है तो? बिल्कुल, वो सारा बताना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको क्या है। बल्कि ये सारा एक जो स्पेक्ट्रम है कि जैसे बच्चा है उसका पहले वो पढ़ेगा, पढ़ने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो कैसे होगा। फिर अगर बच्चा पढ़ जाता है फिर उसको सर्विस में जाना है, वहाँ भी बताना पड़ता है। फिर अगर लेडी है या बंदा है, उसका अगर मैरिज होनी है, उसको भी सारा बताना पड़ेगा कि इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं। और बाद में फिर ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर चलना है तो वो भी सारा देखना पड़ेगा। और अगर फिर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उसमें भी उनको देखना है कि ये कौन कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग्स सेफ हैं और किस तरह से हम दे सकते हैं उस दौरान। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ह्यूमन जो लाइफ जहाँ उसकी जो लाइफ है उसको सेटल करने के लिए है, बल्कि सारा ये डरने के लिए नहीं है कि डर जाएंगे ये हो गया तो अब ये नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। जी सर, हर साल इसे नए थीम के साथ मनाया जाता है। पिछले साल 2 साल पहले जो थीम था कि 15 मिलियन स्टेप्स लेने पड़ेंगे एपिलेप्सी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। कहीं ना कहीं उसमें जागरूकता भी आती है, जैसे आपने कहा कि हर किसी को अवेयर होना होगा कि ये एक बीमारी है, ये ऐसे ऐसे हो सकती है, दौरा आ सकता है, उस समय इंपॉर्टेंट रहता है हेल्प करना। सर, नेजल स्प्रे की अगर बात की जाए तो नेजल स्प्रे किन लोगों को अपने क्या रोगी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए या फैमिली मेंबर्स को अपने पास रखना चाहिए? हाँ, नेजल स्प्रे तो अभी लेटेस्ट ये ट्रीटमेंट आया है। इसका मतलब होता है कि जब किसी को दौरा पड़ रहा है तो पहले हम ट्रीटमेंट करते थे कि इंजेक्शन लगा देते थे डाइजिपाम का इंट्रावेनस और जैसे भी ग्लूकोज में डाल के। अब ये नेजल स्प्रे आया है कि ये भी इंजेक्शन का ही काम करता है कि जैसे घर में अगर रात में हो जाता है तो वो वहाँ पहुँचने में टाइम लगाते हैं, तो वो नेजल स्प्रे रख सकते हैं उसके अटेंडेंट्स, और जब उसको होने वाला हो, जहाँ हो रहा हो, जहाँ हो गया हो, तब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक होगा तो दूसरा भी उसके बाद होगा। जी, कहीं ना कहीं जो दौरे को रोकने के लिए वो हेल्पफुल होता है। उसके बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है और जाना चाहिए ताकि इलाज जो है देखा जाए, उसको आगे जो है सेटलमेंट उसकी जो है वो की जाए। डॉक्टर साहब, आज इस विशेष अवसर पर आपने जो जानकारी दी, आपने हमारे साथ कीमती समय शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर बी आर कुंडल हमें बता रहे थे कि ये एक प्राचीन बीमारी है और ये इलाज योग्य बीमारी है। इससे कोई स्टिग्मा ना लिया जाए, इसे किसी तरह का कोई टैबू ना समझा जाए, ये एक आम बीमारी से समझा जाए और इलाज किया जाए, आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर। देखते रहिए दूरदर्शन जम्मू।